ऐसा भी नहीं है कि सब हैं, जैसे मैं तो नहीं हूँ कम से कम। नहीं, जैसे आप नहीं है तो अभी इनकी संख्या क्या कम है कि ज्यादा है? जैसे जो धीरे सरकार से देखिए, प्रभावित मुझे नहीं पता नहीं है, मैं तो अपने इसके बाहर नहीं जानता हूँ। ओके, नहीं जैसे हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, लेकिन सरकार की कुछ योजनाएं बहुत अच्छी भी हैं, जैसे तालाब खोदने में मदद करती है, हम स्वागत करते हैं। अभी वो ऊर्जा संतुलन में बहुत बड़ी मदद आई है, उसके लिए हम सोलर के लिए मदद कर रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें वो सही दिशा में भी कर रही है। बहुत सारी चीजें वो किसी के बहकावे में आकर या दबाव में आकर सरकार करना नहीं चाहती है, लेकिन कर रही है, क्योंकि उसमें इतने स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, उनका दबाव हो जाता है। केमिकल फैक्ट्रियां हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, इतने लोग लगे हैं, उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा, इनका क्या होगा, बहुत सारे दबाव किसान। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये हो। उनका वक्तव्य कई बार आया है कि इसी तरह की संतुलन बनाने वाली प्राकृतिक खेती ही इस देश की मौलिक खेती हो। हमारा यही कहना भी है, यही भारतीय खेती है और भारतवर्ष के अलावा दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं हैं, 3 बार तीन फसल लेने वाली जमीनें हैं, उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं और स्किल्ड लोग हैं। यदि समय रहते सचेत हो जाया जाए और इन लोगों को उचित सम्मान, उचित रूप से इनको सम्मान जैसे किस रूप में, मतलब? हाँ, उचित रूप से इनको प्रोटेक्ट किया जाए। सम्मान इस सेंस में, देखिए सम्मान क्या होता है, 3 स्तर का सम्मान होता है। एक तो हम आपका जैसे करते हैं, ये सम्मान है, हम आपका करेंगे, आप हमारा करेंगे, ये सम्मान। इस सम्मान से कोई मतलब नहीं। आओ भगत की जो बात कर, आओ भगत की बात है। लोकतंत्र में सम्मान होता है संसद में जगह, विधानसभाओं में जगह, माने किसान को वहां पर, जैसे अभी मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि एमएलसी होते हैं, तो शिक्षकों के एमएलसी होते हैं, माने शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रेजुएट्स के एमएलसी होते हैं, माने ग्रेजुएट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसान का प्रतिनिधित्व कहाँ है वहां? तो वहां पे कोई नहीं होगा। आज तक सन 75 किसान से जीत के नहीं जा रहा है, मतलब किसानों में से बिल्कुल नहीं जा रहा है। किसान किसको कहते हैं? इसका कारण, जैसे जो खेती कर रहे हो ना, जो खेती कर रहे हो तो किसान। इसका कारण है कि संसद में अभी किसान की परिभाषा ही नहीं है संविधान में कि किसको किसान मानेंगे। तो जितने भूस्वामी हैं उनको किसान मान लिया जाता है। तो भूस्वामी थोड़ी किसान होते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खेत हैं, वो खेती नहीं करते हैं। कैसे जाना जाए कि किसान है कि नहीं है? माने उसका कोई एग्जाम हो या क्या हो? एग्जाम ना हो, जिसकी आजीविका खेती से चलती हो उसको माना जाए। जिसके पास आय का दूसरा स्रोत ना हो उसको माना जाए। अपना घर चला रहा है उसको माना जाए। अब वो कोई एक आदमी, अब जैसे अन्यायपूर्ण बातें बताएं आपको, कैसे सम्मान घटा है, और अभी से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से है। मान लीजिए हम 3 भाई हैं, एक भाई हमारा नौकरी करने चला गया, दूसरा भाई व्यापार करने चला गया और मैं खेती में रह गया। तो क्या ऐसा कानून है कोई कि नौकरी वाला अपने वेतन को बांटेगा 3 भाइयों में? नहीं। क्या व्यापारी अपना बांटेगा? अच्छा, तो किसान नहीं बांटते? अगर अलग अलग हो जाते तो वो भी नहीं बांटते। हाँ, तो जमीन तो ले गया ना। हाँ, जमीन अलग अलग क्यों ले गया? वैसे तो उनकी नौकरी, काम भी अलग अलग है। काम कहाँ अलग अलग है? जमीन जो जोत रहा है उसकी होनी चाहिए, या उसका सरकार एक तरफ उसको 2 गारंटी देगी क्या? आजीविका के लिए है ना खेत हमारा। खेत हमारा तो है नहीं, सरकार का है, हम उसके टेनेंट है। ये सरकार का कौन सा खेत है? सारी जमीन सरकार की है, उसको हम टेनेंट में है, इसीलिए सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार। हाँ, नहीं मतलब करती तो नहीं है ना। ऐसे तो उसका तो अल्टीमेट अधिकार रहता है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपको नए सिरे से समझनी पड़ेंगी। यह अन्याय है कि नहीं है? अगर वो भी अपना वेतन तीनों भाइयों में बांटे तो यहां से जो पैदा होता है वो भी तीनों भाइयों में बांटे। नहीं, हमारा ये कहना है, तो वहां भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। ये तो कहाँ होता है? एक जैसी बात होगी ना। कैसे एक जाती? सारे नौकरी पेशा वाले जमीन बंटवा लेते हैं अपनी। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं कि एक ही घर में अगर 3 भाई हैं और उसमें तो और क्या कह रहे हैं, इतनी देर में समझ आया? ओके ओके, मैं सोचा अलग अलग घरों की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब एक सगे भाई हैं और एक नौकरी करने वाला, तो उसका कोई कानून नहीं कि अपनी नौकरी का पैसा देगा। व्यापारी अपना देगा, लेकिन इसका ले लेगा। लेकिन जमीन का बंटवारा हो जाता। क्यों हो जाएगा? बात सही है। अन्याय कि नहीं है? तो इसी तरह से बहुत सारी जगह किसानों के ऊपर अन्याय है। तो इसमें ये तो चलो एक घर की बात होगी।
अगर पूरे समाज को इसमें न्याय की दृष्टि से देखें जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो जाए जब ये अन्याय होने की संभावना ही न बचे, ये जो नौकरी खेती? हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह और लाते हैं आपको। दूसरा अपमान कहाँ है हमारा? ठीक है। अच्छा, यदि कोई फैक्ट्री वाला अपने यहाँ 4 लोगों को नौकर रखता है तो सरकार कहती है कि लोगों को रोजगार दे रहा है, कहती है कि नहीं कहती? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ 10-10 लोगों को हम काम दे रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि आप शोषण कर। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1975 में बना था। हाँ। यदि हम खेती में किसी को लगाते हैं तो वो बंधुआ मजदूरी मानी जाएगी। तो सही रिकॉग्निशन तो मिलने लगी महाराज। नहीं, लेकिन वो आपको अरेस्ट तो कर नहीं रहे उस बात के लिए। वो कोई भी शिकायत कर देगा, अरेस्ट कर लेंगे तुरंत। हाँ, शिकायत करेगा तो अरेस्ट करेंगे। तो शिकायत तो तभी करेगा ना जब उसको लग रहा होगा कि मेरा शोषण हो रहा है। अरे भैया, सुमोटो ले सकते हैं, वो ले नहीं रहे हैं इसलिए कि सरकार जानती है कि इसमें सरकारें गिर जाती हैं। इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो वो उसने अभी श्रम, हर जिले में आपको श्रम विभाग मिलेगा, वहां पर फालतू में बैठे अधिकारी मिलेंगे और उनका केवल ध्यान इसमें रहता है देखो कोई किसान का काम न चल जाए। तो जैसे जितने सारे किसान हैं, अगर सबको बराबर बराबर जमीन कर दी जाए, उसमें आप क्या सोचते हैं? फिर आप देखिए, आप ये कम्युनिस्ट मॉडल, यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे। एक लंबे डिस्कशन में आपका मन बनाना पड़ेगा। आपको अभी कुछ पता नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपको पता ही नहीं है। हमारी कोई राय नहीं है, हमारी कोई राय नहीं है। आप बताएंगे तभी पता चलेगा ना। देखिए, जमीनों का बंटवारा, अगर इतिहास देखें आप तो 1793 के पहले इस देश में जमीनें व्यक्तिगत होती ही नहीं थी और ये दुनिया का एकमात्र अजूबा देश था जहां पर समूह बनाकर खेती करते थे लोग। समूह का नाम ही, जहां कई समूह हो जाते हैं उसको गांव कहते हैं। समूहों का समूह माने गांव। और एक समूह में, ये बढ़ई ही बैठा है सामने आपके, एक समूह में एक लोहार रहता था, एक बढ़ई रहता था, एक चमार, एक धोबी, एक कुम्हार, नाई, और जो भी पैदा करते थे एक निश्चित एरिया में खेती करके खलिहान में बंट जाता था, अपना अपना लेके चले जाते। बिल्कुल। न कोई किसी का नौकर था, न कोई किसी का मालिक था। जी। इस तरह का प्रयोग पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कहीं था नहीं। और जैसे कई समूह एक साथ रहते थे उसका नाम गांव हो जाता था। इसी को पंजाब में पिंड कहते हैं। पिंड माने शरीर, जहां एक शरीर की तरह गांव वाले लोग रहते हैं। पिंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिंड माने, नहीं, पिंड का मतलब तो कोई भी एक गुच्छा होता है ना। गुच्छा माने शरीर, पिंड कहते हैं। और शरीर भी एक गुच्छा है तो इसलिए इसको भी पिंड बोलते हैं। पिंड का अर्थ, असली अर्थ शरीर ही है। हाँ, थोड़ी माने गहरी में जाइएगा, उसको पढ़िएगा। पिंड का संस्कृत में अर्थ शरीर ही है। गुरुमुखी में तो अर्थ शरीर ही है, लेकिन संस्कृत में भी शरीर है, हिंदी में शरीर कहते हैं। तो जहां एक शरीर की तरह लोग रहते हैं, काम कोई भी अलग अलग, जैसे हाथ अलग पांव अलग करता है, लेकिन वो पूरे शरीर के लिए पोषण करता है। इसी तरह जहां एक शरीर की तरह लोग रहते हैं उसको पिंड कहते हैं। इसी तरह गांव कहते हैं, इसी को देहात कहते हैं। देहात का मतलब जहां देह की तरह रहते हैं, जहां देह की तरह लोग रहते हैं कि काम अलग अलग होते हुए भी पूरी देह पुष्ट होती है। कोई कमजोर, माने हाथ भी कमजोर हो जाएगा तो देह का नुकसान होगा, तो कोई कमजोर ना हो, इस तरह से जहां लोग रहते थे, इतने शानदार आर्थिक वितरण न्यायपूर्वक रहते थे, उसको देहात कहते थे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जमीनों की अवधारणा नहीं थी। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना क्लाइव लाइट के जमाने में, और पहली बार जमीनें व्यक्तिगत होनी शुरू हुई और इस देश में अत्याचार शुरू हुए। 1765 में आलम शाह दुधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे टैक्स वसूली के अधिकार दे दिए। तो जब वो गए, लोगों को पकड़ा कि तुम खेत जोतते हो दो, तो वो जोतहर था। जोतहर मालिक नहीं होता है, हम लोग जोतहर हैं। उसके मालिक एक लोहार हो गए, एक बढ़ई हो गए, एक चमार हो गए, सारे लोग मालिक थे उसके। उसने कहा भैया हम कैसे दे दें, हम तो ये हमारा थोड़ी है, पूरा गांव ही मालिक, तो पूरा गांव मालिक है। अब उनको समझ में नहीं आया कि यार इनसे टैक्स कैसे वसूला जाए। तो उन्होंने ये चिट्ठियां लिखी ब्रिटेन को, वहां पर बहुत डिस्कशन हुए, तो क्या किया जाए। वो तो दुनिया भर की छाती में मूंग दल चुके लोग हैं,
तो उनको तो पता है धीरे धीरे कैसे कैसे लोगों को कब्जे में लिया जाता है। तो उन्होंने एक लाइव लाइट एक्ट बनाया 1793 में, जो बाद में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का रूप ले लिया। तो ये देखिए ब्रिटिश इंडिया में हुआ, ब्रिटिश सरकार में, जबकि हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार उस समय राज्य नहीं कर रही थी 1793 में। तो उस समय अभी गांव वाले इंक्लूसिव नहीं दे सकते थे उनको कि भाई हम सबका मिला के इतना टैक्स हो गया, ये ले जाओ। आप जब ऐसी बात करते हैं तो मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि मैं उस समय के लोगों की मेंटलिटी, बौद्धिक स्थिति जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतने महान लोग जिन्हें आप महान बता रहे हैं, तो मान लिया कि उन्होंने सबकी खेती अलग अलग कर दी, भाई 2 बीघा तुम्हारी, 4 बीघा तुम्हारी, 2 बीघा। ऐसे नहीं कर दी। क्या किया था? ये किया कि जो इतना पैसा देगा उसकी खेती हो जाएगी। हाँ, तो मतलब सारा, तो जो खेती नहीं करते थे किसानों के पास तो पैसा कौन वाला, जो उनका पैसा है। तो किसान तो अपने छापे खाने में पैसा बनाते नहीं थे। अब वो पैसा जिसके पास है वो खेती न करने वाले के पास खेती चली गई। खेती ना कर भाई पैसा किसके पास होगा? किसके पास? अभी बताओ, गांव में किसके पास? बनियों के पास पैसा होगा, राजाओं की चमचागिरी करते हैं उनके पास पैसा होगा। और किसके पास पैसा? हमारे पास पैसा होगा क्या? हमारे पास तो गेहूं होगा, धान होगा, चावल होगा, मक्का होगा, घी होगा, दूध होगा। अच्छा, पैसा जिसने बनाया, पैसा छापा किसने पहली बार? अच्छा, एक मिनट, मान लिया बनियों ने उनको पैसा दिया तो खेती उनकी हो गई, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अब उनको दे दिया। अब वो फिर हम अपने खेत से मालिक हो बेदखल हो गए। अब वो जिसको चाहते थे उसको देने लगे। तो पूरे सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ दिया। नहीं, तो ये जो बनिया थे ये गांव का हिस्सा नहीं थे? बनिया शब्द ना प्रयोग करिए। देखिए आप मतलब व्यापारी आप ऐसा करिए, यहाँ पर एक किताब रखी है, ये सिद्ध 1 2 3, ये 6 भाग में है, धर्मपाल जी ने। देखिए अध्ययन बढ़ाइए। आप अगर इतने महान कामों की बात करते हैं और आपको अपना ही पता नहीं है तो इस तरह में आप कहाँ ले जाएंगे? हमें पीड़ा हो रही है इस बात की। ये आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मुझे उस तरह से जानकारी है, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं उससे कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जानकारी आप देखिए। फिर अभी मुझे वहां से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। आपकी जानकारी ABCD से शुरू करना पड़ेगा। मेरी जानकारी के लिए नहीं है ना। ये इंटरव्यू आपको क्या जानकारी है वो जानने के लिए है। अगर मैं बोल दूं मुझे सारी जानकारी है फिर आपका इंटरव्यू क्यों लूंगा? मैं इसलिए चिड़चिड़ा रहा हूँ कि मैं इस मानसिकता में नहीं था। तो आप इस मानसिकता में नहीं था कि मुझे आपको ABCD बतानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जहाँ कहीं बताता हूँ, मेरा बन गया तो वहाँ ABCD भी। हाँ, मेरा बन गया। मैं बताता हूँ। क्योंकि क्या हुआ, एक सेकंड थोड़ा सुन लीजिए ना। देखो, हो सकता है मुझे ये सब पता हो, आपको भी पता हो। आप प्रवोक कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन जो लोग सुनेंगे इसको उनको नहीं पता हो। जी। हाँ तो ठीक है। अब हर आदमी तो किताब नहीं पढ़ेगा उठा के। किताब से नहीं, समाज से पढ़ के। हमने तो समाज से ही पढ़ा है, इसीलिए तो आपने भी किसी से सुना होगा तभी आपको मालूम है। देखा है मैंने तो। हाँ, कोई चीज देख ली, परंपरा में है, सुन ली। हाँ, परंपरा में तो वो आपसे सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। तो हुआ ये सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक। तो हुआ ये दरअसल कि कृष्ण के जमाने में खेती आई इस देश में। कृष्ण संस्कृत शब्द है, उसका असली नाम था किसना। ठीक है। तो किसना ने खेती शुरू की हमारे इस इलाके में। पहली बार उसने गोबर को धन कहा। और उसने कहा कि देखो भाई, अब जंगलों में गाय चराने भर से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को स्थायी रूप से अब बसना चाहिए और खेती शुरू करनी चाहिए। उसका बड़ा भाई बलदाऊ कहते हैं, वो हल का आविष्कारक माना जाता है। अभी हमारे यहाँ एक हलछठ के दिन उसकी बड़ी पूजा होती है। तो हल का आविष्कार हुआ 52-5300 साल पहले। तब से इस पूरे इलाके में खेती शुरू हुई। और हम लोग किसान भी इसीलिए कहलाते हैं कि हम किसना के फॉलोअर हैं। माने हम जो किसना के कहने से खेती करना शुरू कर दिए, सब किसान कहलाए। आज भी हम लोग किसान कहलाते। तो इस तरह से खेती प्रयोग में आई। अब खेती तो अकेले हो नहीं सकती थी, तो धीरे धीरे हल जैसे ही आया उसने एक समाज विकसित किया। हल में बहुत सारा काम होता है। अब एक आदमी हल बनाएगा, फिर उसको चलाएगा, जानवरों को प्रशिक्षित करना पड़ता है। और जानवरों को प्रशिक्षित करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक बैल को प्रशिक्षित करने में 3 साल लगते हैं। 3 साल। तो ये सारा काम करना तो ना तो एक व्यक्ति कर सकता था, ये समूह में लोगों ने जिसको जो समझ में आया, जो कर सकता था वो करके और सामूहिक रूप से खेती करना, जोतना बोना, उसको उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया, खेत में खाद कैसे डालना है, कैसे बीजों को सुरक्षित कर, एक लंबी परंपरा हजारों वर्ष तक चलते रहे। और हम तक आते आते वहां से शुरू हुई। किसना ने दूसरा काम किया। राजा तरह तरह से टैक्स लेते थे, मनमाने तरीके से टैक्स लेते थे
और सताते थे। उस समय तो टैक्स लिया जाता था दूध, घी, दही, मक्खन वगैरह के रूप में, वस्तुओं के रूप में। हाँ, दूध घी था उस समय, पैदा हो रही हैं उसी का, वो पैदा नहीं करते थे उस समय, केवल नॉमेडिक कल्चर था, तो वो दूध घी भर होता था। उस समय खेती नहीं थी, ग्वालों के समय तो दूध घी, हाँ दूध घी होता था, तो दूध घी ही छाछ ही जाता था वो टैक्स के रूप में। तो किसना ने उसका विरोध करना शुरू किया, क्यों इनको देते हो। लोगों ने कहा कि भाई ये राजा है, सेना को रखना पड़ता है, सेना को खिलाना पड़ता है, सुरक्षा टैक्स है। तो उन्होंने कहा भैया क्या सुरक्षा करते हैं, गाय, बंदर, भालू, भैंस से तो हम लड़ते हैं, हाँ, और दूसरे आ जाते हैं तो राजा का आदमी थोड़ी बचाने आता, हम ही लड़ते हैं। मतलब दूसरे राजा से ही सुरक्षा करते हैं, और हाँ, और तो कोई सुरक्षा नहीं करते हैं, पड़ोसियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो भैया हमें नहीं चाहिए, बंद कर दो। वो बंद नहीं किए। किसना ने अपने गांव वालों का बंद करवा दिया, कुछ मटकी तोड़ के कुछ इस तरह से करके बंद करा दिया। उसकी सूचना कंस तक पहुंची, तो कंस पहले उसको एक गांव में ही समझकर उसको दबाने की कोशिश की, वो दबा पाया नहीं। किसना ने उसका विस्तार कर दिया। अभी आप 15 दिन यहाँ रुकिए, मैं आपको एक जबरदस्त नमूना दे दूंगा इसका प्रमाण मौन चराने का। तो उसने क्या किया कि ऐसा एक पहला आंदोलन धरती का खड़ा कर दिया कि हर आदमी को वहां से उसने कह दिया कंस ने कि जाओ किसना को मारो। अब किसना कैसा है किसी ने देखा नहीं था, उस समय तो फोटो थी नहीं कि चिपका दिया जाता, तो उसकी एक पहचान थी कि वो मोर का पंखा लिए रहता है। तो यहां पर क्या किया लोगों ने, सब लोगों ने मोर के पंखे ले लिए, और दीपावली के दिन मौन व्रत लेते हैं और 5 गांव में जाते हैं। इस गांव के लोग 5 गांव जाएंगे, उस गांव के लोग अगले 5 गांव जाएंगे। इस तरह से उसने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि वहां से जब सेना आई तो उसका कहते हैं मैं हूं किसना, मारो मुझको, मैं हूं किसना, मारो मुझको, मैं हूं किसना। ये आंदोलन खड़ा कर दिया उसने। अब कंस तो अपने आप डर के भाग गया, खत्म हो गया। आप तो आगे की कहानी जानते हैं। फिर वहां कंस कृष्ण गया तो किसना को ये लगा कि यार ये तो एक राजा की बात नहीं है, ये तो सारे राजा इसी तरह हैं। तो कैसे, जब तक एक सिस्टम नहीं पूरे भारतवर्ष में बनाएंगे तो कैसे होगा। तो उसने कुछ कुछ करके क्या तरीके अपनाए आपको पता है। उस समय का सबसे बड़ा राज्य था कुरु। कुरु वंश में एक युद्ध चल रहा था कि राजा कौन बने। उसमें 2 क्लेमेंट, 2 माने दावेदार थे। एक दावेदार था कि मैं बड़ा, वहां नियम था कि राजा का बड़ा लड़का राजा है। तो युधिष्ठिर कह रहा था मैं बड़ा लड़का हूं, दुर्योधन कह रहा था, और दोनों को क्लेम अपनी अपनी जगह सही थे। युधिष्ठिर कह रहा था मेरा बाप बड़ा लड़का है इसलिए मैं राजा हूं। दुर्योधन कह रहा था जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय राजा तो मेरा बाप था, तो राजा का लड़का तो मैं बड़ा हुआ, तुम्हारे बाप तो निर्वासित थे, तुम कैसे हो सकते हो। और ये मुद्दा कोई हल नहीं कर पा रहा था। किसना को इसमें घुसने का मौका मिल गया। उसने इस लड़ाई को और ज्यादा तेज किया। उसने उस समय के 110-20 जितने भी देश थे उन सब लोगों को इन्वॉल्व किया और एक बड़ा डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया उसने। तब वो भारत से महाभारत हो गया। इस देश में महाभारत, इस देश को महाभारत बनाने का काम किसना ने किया उस समय। माने वो युद्ध ना होके वो विचार विमर्श था, ऐसा आपके? हाँ, मेरा मानना, यह मानने का मन नहीं होता है कि वह फिजिकल कोई बहुत बड़ा युद्ध था। तर्क वितर्क ये सब हो सकते हैं, सिंबॉलिक रूप में लिखा गया हो, यह भी हो सकता है। युद्ध करके वैचारिक युद्ध भी हो सकता है, और युद्ध का मतलब भी होता है विचार का युद्ध। ऐसा भी नहीं है कि उसमें केवल जैसे दूसरे प्रकार का, हाँ, जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो उसको अलग युद्ध लिखते हैं। जैसे कुश्ती लड़ता है उसको मल्ल युद्ध लिखा जाता है, घोड़ा युद्ध लिखा जाएगा, शस्त्र युद्ध, और उसमें युद्ध भर लिखा है। इसको विचार युद्ध लिखा नहीं, युद्ध भर लिखा है। युद्ध भर लिखा है, तो उसका यह भी अर्थ ले सकते हैं। कुछ भी ले और इस देश में ये स्वतंत्रता है। उसमें ये भी है ना कि तीर मारा, ये किया, वो तो डिटेल में गया है, लेकिन जो पहला वाक्य है इससे यही पता चलता है ना कि यही वाला युद्ध रहा होगा। हाँ, यही वाला रहा होगा, और रहा भी होगा, मुझे पता नहीं। मैं इस डिस्कशन को बिल्कुल अपने विचार को नहीं, मैं ये जा रहा हूं, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं, किसना ने उस युद्ध के बाद महाभारत कर दिया। महाभारत का मतलब अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक एक तरह का भारत हो गया, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के 2 भाग हुए, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक भाग हुआ राजा कैसे राजाओं का चयन करते थे, ये उनका हेडेक था, अपना अपना बना लो। लेकिन राजा लोगों से कैसा व्यवहार करेगा वो कॉमन होगा। और कोई भी राजा अपने बॉर्डर में कोई सेना नहीं रखेगा,
और टैक्स जिस रूप में किसान पैदा करते हैं वैसी रूप में लिया जाएगा, वस्तुओं के रूप में, उसको मॉनेटरी टर्म में बदल नहीं सकता। ये 3 कॉमन सिद्धांत कर दिए और उसकी वजह से आज तक हम कृष्णा के जमाने से अंग्रेजों के आने तक कभी हमने कोई बाउंड्री नहीं देखी है और कभी भी हम राजा परस्त नहीं रहे हैं। किसी भी आदमी से पूछिए कि तुम्हारा राजा कौन है, तो उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता था, यार कौन है इस समय, क्योंकि राजा लड़ते थे, झगड़ते थे, हमें टैक्स देने से मतलब था, इससे ज्यादा कोई मतलब ये राजा जीत के आ जाए, चाहे वो राजा जीत के आ जाए, जो आ जाएगा उसी को टैक्स देना। हमारा काम तो पिटना है, चाहे ये पीटे चाहे वो पीटे, इस तरह से हम हो गए। ठीक है ना। तो तब से लेकर 1793 तक निर्बाध रूप से यह परंपरा चली आ रही थी। तो ये मेरे ख्याल से आपके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त हो गया। इसमें लेकिन एक सवाल उठता है कि उसमें जब मोनेटाइजेशन तो था नहीं था, तो जब इन्होंने मोनेटाइजेशन किया तो पैसा किन्हीं बनियों के पास कहाँ से आया जिन्होंने ये जमीनें? हाँ, तो देखिए क्या होता है, आप इसको अगर धैर्य से देखेंगे तो 16वीं कुछ व्यापार हमारा बाहर से चल रहा था, मसाले वगैरह का आते थे, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था। कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसके पास कोई ना कोई काम ना हो। खेती के अलावा हर परिवार के पास कोई काम था। कोई ऐसा आदमी बुजुर्ग मैंने अपने बचपन में किसी को खाली बैठे ही नहीं देखा। हम अपने ताई जी को देखते थे तो कम से कम सनई बनाते रहते थे, कोई ढेरा बनाते रहते थे। ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर कोई छोटा कुटीर उद्योग ना हो। और हमारे यहाँ का सिस्टम ये था कि जैसे ही हम बाजार को नहीं जाते हैं, बाजार हमारे पास आता रहा है। ये हमारी हम कभी बाजार नहीं गए। बाजार से मतलब व्यापारी आता, व्यापारी हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजारें लगाता था। तो इस गांव में एक सोमवार को यहाँ लगेगी, मंगल को वहां लगेगी, बुध को वहां लगेगी। तो सारे व्यापारी अपना बाड़ा, तुम्हें याद होगा बचपन का, बैलगाड़ा लेके आते थे। एक दिन बाजार लगती थी, जिसको लेना देना होता था। तो वहीं पर क्या होता था, कुटीर उद्योगों से कोई सामान कहीं मिल गया, कोई कहीं मिल गया, तो उसको आगे बेचा, फिर उसको आगे खरीदा, आगे बेचा, आगे खरीदा, आगे बेचा। हाट टाइप में सप्ताह में एक बार हाट लगती है। और वो मूवेबल थी। हाँ, तो मूवेबल ही होती है। तो यहाँ से वहां लगेगी, वहां से वहां लगेगी, और ये सिल्क रूट तक जाती बदलती रहती थी। कहाँ तक जाती थी? सिल्क रूट तक जाती थी, पहुंच होती थी। हाँ, सिल्क रूट पूरा, माने अरब को क्रॉस करके भी जाती थी। छोटे व्यापारियों ने गांव से खरीदा, फिर बड़े व्यापारियों को दे दिया, फिर वो इंटरनेशनल हो गया। ना, ऐसा नहीं था। ये तो छोटा बड़ा अभी अंग्रेजों के बाद आया है। ये इसने यहाँ से मान लीजिए शकलकंद खरीदा, अब इस जगह में शकलकंद नहीं होता है, तो यहाँ पर शकलकंद को दे दिया और गन्ना खरीद लिया। अब यहाँ पर गन्ना नहीं होता है तो यहाँ गन्ना दे दिया और फलाना ले लिया। ऐसे क्रम से वो चलता था सिल्क रूट तक। तो इनको क्या बचता था उसमें? इनको तो फिर समस्या नहीं हो जाएगी? कोई समस्या नहीं होती थी। नहीं, जैसे इनके पास तो वस्तुओं की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ये तो नेचुरल चीज है, तो खराब हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल सोचिए, यहाँ से जैसे अभी 3 दिन पहले की बात है, एक आदमी ने यहाँ पर बर्तनों की दुकान लगाई। हमारी बहू ने जितनी साल भर में टूटा फूटा प्लास्टिक था वो सब उसको दे दिया। अब वो प्लास्टिक वाला जाएगा, उसको बड़ा कोई व्यापारी होगा जो उसको रिसाइकिल करता होगा, उस क्रम उसमें प्रोसेस में चला गया, वहां से उसको पैसा मिल गया, उस पैसे से उसने ले लिया। तो पैसा किसके पास था? जो व्यापार वाले उसमें शामिल था। ये बात है ना। यस। हमें पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र है पुरानी किताबों में, तो उसका मतलब है कि व्यापारियों के बीच स्वर्ण मुद्राओं से व्यापार होता था, व्यापारी और राजाओं के बीच में। अब क्यों होता था उसका भी कारण समझिए। जैसे सारे किसानों ने एक राजा के पास मान लीजिए 10,000 मन अनाज रख दिया। अब अनाज को सुरक्षित रखना एक काम है, तो उसको जितनी जरूरत है उसके अलावा तो राजा बेचेगा ना किसी व्यापारी को, और व्यापारी वहां पहुंचाएंगे जहां नहीं होगा। वहां वो मुद्रा विनिमय राजाओं और व्यापारियों का था, किसानों का नहीं था। किसान क्या करते थे? अभी एक त्योहार आने वाला है 10 दिन बाद, धनतेरस कहते हैं उसको। हमारे साल भर में जितना अनाज अब बोया जाना है, दीपावली से बुआई शुरू होती है। बुआई के पहले हम सब अपने अनाज खोलते हैं, जैसे हमारा खुल गया है, चल रहा है ना, ये सजाई हो जाए चल रही है, अनाज खोलेंगे। जितना साल भर बोने के लिए और खाने के लिए रखा है उसको रख लेंगे, बाकी को हम धातु में परिवर्तित करके ले आएंगे। ठीक है। आप देखिएगा कितना बड़ा मेला लगेगा दीपावली के पहले, हर घर में कोई ना कोई धातु जाएगी। तो अलग अलग समय में, एक समय तांबे की कीमत थी तो तांबा खरीदते थे, एक समय फूला की हो, कांसा की हो गई,
अब फिर चांदी आ गया, फिर सोना आ गया, अब रुपया आ गया है। तो अब जब जब वो बदलते रहते हैं, उनके मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा, लेकिन हमारे धन का स्वरूप नहीं बदला। तो इस परंपरा से हमारे पास पैसे नहीं होते थे। अच्छा, वहां राजा बदल गया। अब वो जो राजा ने कहा भाई अब चमड़े का सिक्का चलाएंगे, अब चमड़े के रूप में हम टैक्स लेंगे। अब हम कहां से पाए भैया चमड़ा? इस तरह से हमें पीड़ित किया गया। तो क्या हुआ, जिसके पास था वो ले गया। ये डिस्टर्बेंस अंग्रेजों ने पैदा कर दिया। किसानों के पास में वस्तुएं और धातुएं थी, लेकिन कैश जो राजा उस समय चला रहा है वो नहीं था। और अंग्रेजों ने पहली बार इस प्रथा को शुरू किया कि हम मॉनेटरी टर्म में खेतों को देंगे। तो खेत जो हमारे बिना मालिकाना हक के सामूहिक रूप से हम लोग करते थे, वो सिस्टम बदला। और क्या हुआ उसका नतीजा? पहले आपस में लड़े लोग, तुमने मेरा क्यों लिखा लिया, उसने मेरा ले गो, चलो उसको पीटे, चलो उसको मारी, ये सब हुआ। थोड़ी दिन में समझ में आ गया कि यार ये तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया है, उसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में उस समय जो सिपाही थे वो तो किसानों के ही बेटे थे। तो किसानों ने अपनी एप्लीकेशनें भिजवाई कि हमारे गांव में पटवारी आता है, इसकी जमीन उसको दे देता है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, इसको बचाया जाए। अभी भी 15,000 एप्लीकेशन ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है, उनको संज्ञान में ही नहीं लिया गया। तो 10 साल में यहाँ धीरे धीरे यहाँ हमारे इलाके में, ये सेंट्रल प्रोविंस है, इस इलाके में 1840 में वो कानून लागू हुआ था, जो बंगाल में 1796 में लागू हुआ था, वो यहाँ पर इस इलाके में 1840 में। और वही नतीजा निकला कि जब इस इलाके में 1840 में हुआ तो 1857 का जो क्रांति है, जो एकदम विरोध है, उस कानून का विरोध था। वो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से जो हमारे सामाजिक गड़बड़ मचाई उन्होंने, घुसपैठ की, हमारी हृदय में ठोकर मार दी, उसका नतीजा था। क्यों? क्योंकि सेना में कौन थे? हमारे ही बेटे थे। वो जानते थे कि ये सब बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमको आपस में लड़ाई रखकर और ऐसा करते हैं, अत्याचार करते हैं। इस पर ही बात करेंगे अब दोबारा में कि ऐसा क्या हुआ था उस समय कि जो अंग्रेज लोग जो कि यहाँ पे व्यापार करने आए थे जी, वो यहाँ के राजा आखिर किस हमारी ऐसी क्या कमियां थी जिसका फायदा उठा के वो राजा हम लोगों के ऊपर राजा बन बैठे। हाँ। हमारे ही लोगों को सिपाही बना के और हमें ही कोड़े बरसवा दिए। हाँ। ऐसी हमारे समाज में या उस समय के समाज में ऐसी क्या कोई कमी नहीं थी। इसको देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे तो कमी की रूप ये खूबी थी, क्योंकि हमारा राजा से डायरेक्ट संबंध नहीं होता था। सैनिक लेने लगे किसानों के बेटों को वो, और राजा हमारी उतनी कैपेसिटी में, राजा का तो सिद्धांत है ना, तो राजा के पास भी तो हमारे ही सैनिक नहीं होते थे। हमारे देश में सामूहिक सैनिक रखने की, मतलब कौन होता था? राजा का लड़का ही राजा होता था ज्यादा। नहीं, वो नहीं कर रहा मैं, मतलब उनको हम राजा मानते क्यों थे? इसलिए कि वो परंपरा चली आ रही है। कहीं सैनिक ही नहीं है तो बताइए किसके पास सैनिक थी? सैनिक तो एक किराए में, अंग्रेज घुसे हैं, अपने सैनिकों का एक दल बना लिया। राजाओं की आपस में लड़ाई वो कौन लड़ते थे फिर उनकी तरफ से? अब एक तरफ दो राजाओं की लड़ाई एक तरफ से सुनेंगे तो सारे उत्तर आ जाएंगे। आपका पढ़ा हुआ आपका ही संकट बन जाता है, तो मैं क्या करूं? मैं देखा हुआ बता रहा हूं ना। जैसे आप कल्पना करिए कि अभी हमारे सब राजा हैं, जब भारत देश में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई तो सैनिक क्यों होंगे? तो जब लड़ाई होती थी, भारत देश तो ये तो अभी बना है ना, पहले तो सब छोटे छोटे राज नहीं होते थे। तब भी इंटरनल कृष्ण के जमाने से क्यों मैं आपको लिंक कर रहा हूं कि ऊपर राजा बने रहते थे, नीचे से पूरा देश एक रहता था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण ने राजाओं को किस बात के लिए स्वीकार, मतलब उनका क्या काम था? उनका काम ही एक था, सेना तो है नहीं उनके पास, नहीं थी, तो काम क्या था उनका केवल काम था जनता की रखवाली रक्षा करने के लिए। कैसे? जब सेना ही नहीं है तो रखवाली किस बात से करते? तो क्या सेना से रखवाली इस देश में होती है? न्याय अन्याय करके, आपस में कोई लड़े ना, बड़ा छोटे का छीन न ले, बस इतना देखना था। तो उनकी सुनेगा कौन जब उनके पास ताकत ही नहीं है? सब सुनते थे, पूरा सिस्टम था। अभी भी देख लीजिए आप। और लड़ाई किस बात की होती थी जब किसी का कुछ था ही नहीं प्राइवेट? तो लड़ाई किस बात? कोई लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई जब से शुरू हुई, सीमाओं की लड़ाई जब से मुसलमान आने शुरू हुई, उसके पहले इस देश में कभी लड़ाई नहीं हुई। सही इतिहास ही नहीं पेश किया गया। जब बाहर से कोई राजा आएगा तभी लड़ाई होती थी, नहीं तो हमारे यहाँ तो राज बंट जाते थे ना। राजा के 2 लड़के हो गए, आधा आधा बांट लिया। वो तो कभी सीमा में लड़ते ही नहीं थे। नहीं, और ये राजा का लड़का ही राजा होगा, ये परंपरा कृष्ण से चली आ रही थी। तो ऐसी परंपरा उन्होंने क्यों डाली? उसके लिए उनको स्वतंत्र कर दिया
कहीं कहीं राजा का लड़का राजा नहीं होता था, कहीं कहीं अपना चुनने की उनके दूसरे दूसरे नियम भी थे, बहुत प्रकार के। जब महाभारत हो गया तो एक ही नियम चलेगा ना सब जगह। आप ध्यान से नहीं सुने, मैंने कहा कि उसने 2 भाग कर दिए उसके संविधान के। अच्छा, एक राजाओं के लिए, एक हम किसानों के लिए। राजाएं स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें तय कर लें, अपना नियम बना लें कि कैसे राजा का चुनाव करना है। ये सबको मानना अनिवार्य होगा। नहीं तो कि कोई प्रदेश की सीमा में उनके लिए क्यों नहीं कोई नियम बना दिया? उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे तो फिर वहां तो झगड़ा होगा ना। वो तो नहीं, जैसे आपकी नजर में पूछ रहा हूँ। मेरी नजर में तो ये है कि राजाओं को तो लड़ते ही रहना चाहिए, जितना राजा लड़ेंगे उतना ही जनता को फायदा होता है। किसना ने इस प्रबंध कर दिया, लड़ो मरो ससुर, जितना ही लड़ोगे मरोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनके पास सेना है नहीं तो लड़ेंगे मरेंगे किससे? क्योंकि मरती तो सेना है, राजा कहाँ मरता? राजा तो जब मरता है जब सेना मर गई, तब जाके राजा के ऊपर में बात आती है। आपस में मल्ल युद्ध तो करते नहीं होंगे, 2 राजा आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं भाई साहब के, एक मर गया एक जीत। कृष्ण के साथ क्या हुआ था? कृष्ण मल्ल युद्ध ही हुआ था। नहीं, मल्ल युद्ध सबके साथ काम होता है। देखो मल्ल युद्ध ही हुआ था, उसमें तो यही बता रहे हैं कि तीर है, तलवार है, देखिए जाके कंस का और कृष्ण का क्या हुआ है। किस किताब में देखें? सारी किताब में था, जो उठा लीजिए, वहां मल्ल युद्ध हुआ है। पहली बार उसने श्रीमद् भगवत गीता है, भगवत गीता नहीं, जो ये महाभारत है उसमें एक भगवत गीता है। महाभारत का जो पूरा पुराण है, ग्रंथ है, उसमें तो ये आपस में मारकाट वाले ही युद्ध की चर्चा है। वहां तो ऐसा करके है नहीं है 11 अक्षौणी सेना इनकी। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अभी भी इतनी अक्षौणी सेना को पूरे कुरुक्षेत्र में ऐसे करके खड़े होंगे ना, तो भी ना खड़े हो पाएंगे। हाँ, तो संख्या हो सकता है कि भी ज्यादा लिख दी हो। हाँ, संख्या की बात हो सकती है कि संख्या गलत हो, तरीका वो भी तो मिथ हो सकता है ना। हाँ, नहीं, उस समय की भाषा में भी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे कोटि के 2 अर्थ बना रखे, कोटि का करोड़ भी बोल देते हैं और कोटि का मतलब विभिन्न प्रकार भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि अक्षौणी का अर्थ कुछ 1000 होता हो और हम लोग सोच रहे हैं कि ये अलग प्रकार का डिस्कशन है, वो इसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे लेकिन आप जो प्रीव्यू दिखा रहे हैं, मैं तो उसी आधार पे पूछ रहा हूँ। ये मानते हुए मैं बता रहा हूँ कि कैसे सेना जाती थी। मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में ये रहा है काम। मेरे बाबा मुखिया थे, तो मुखिया का काम था, जब कजिलिया होती है उसमें जगह जगह पहलवानी होती है, मल्ल युद्ध होते हैं। वहां पर राजाओं के लोग आते हैं और शोहरत हो जाती है कि कौन अच्छा पहलवान है किस गांव में, या 4 गांव में वो सबसे बड़ा पहलवान है। तो उनकी जिम्मेदारी वहां के मुखियाओं को दे दी जाती थी कि इसके खाना का इंतजाम तुम करोगे। तो जैसे हमारे मुखिया साहब अच्छेलाल सिंह, अभी वो गुजर गए, उनके बेटे हैं अभी, तो उनके लिए भैंस, उनके लिए दूध का, घी का इंतजाम हमारे बाबा करते थे। और जब बुलावा आता था राजा का, तब जाते थे वहां। राजा इस तरह से, जैसे अंग्रेजों के पास एक सिस्टम था सेना रखने का, जैसे मुस्लिम राजाओं के पास रहता था, उस तरह का हमारे यहाँ कभी सिस्टम मौजूद नहीं था कि एक कैबिल हो, फिर उसमें एक मेजर होता है, फलाना होता है। लड़ाई के लिए आह्वान होता था तो तुम बजा, सब लोग अपना कमर कसे, जिसके पास घोड़ा था घोड़ा लेके पहुंच गया। इस तरह से इकट्ठे होके अपनी लड़ाइयां छोटी मोटी लड़ते थे। ओके, मतलब ऐसे सेना नहीं होती थी, किसान ही सेना बन जाती थी। किसान ही सेना बन जाती थी। वो अपने क्या नाम, दराती बराती या तलवार उठा लिया, कुल्हाड़ी वगैरह लेके चल दिए, ऐसे ही होते थे। हाँ, तलवार भी चलाते थे, एक से एक एक्सपर्ट। अभी इसको किताब को आपके मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए, धर्मपाल जी ने लिखा है, अंग्रेजों ने ही लिखा है इस बात को। देखो, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं और चूंकि मैंने उसमें क्रॉस किया एक दूसरे को। क्या रहता है कोर्ट में, आप जैसे देखते हैं कि कोर्ट में एक ही आदमी अपनी एक गवाह दे रहा है, अपनी एक गवाही दे रहा है, और सामने वाले को समझ में आ रहा है कि इसने ये वाली जो बात में गवाही दी है, ये पहली गवाही के उल्टी पड़ रही है, मतलब कहीं गलत मिसमैच हो रहा है। तो वो उससे खोद के सवाल पूछते हैं। जी। और तब उसमें पता चलता है कि इतना तो इसने झूठ बोला और इतना तो सच बोला। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में जब मैं इन किताबों को पाता हूँ, तो पाता हूँ कि उनमें बहुत सारा उनका ऐसा ख्याल है कि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग में गलत निकल के आता है। इसीलिए मैं आपसे भी खोद के ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं तो अपना देखा बता रहा हूँ आपको, हमारे घर में आपने तो अभी देखा ना, ये तो आज की व्यवस्था की बात है। हम तो उस समय की बात कर रहे हैं जब ना आपने देखा ना मैंने देखा ना। जैसे आप 1700 की बात कर रहे हैं,
तो उस समय तो ना आपने देखा ना मैंने देखा, और बीच में बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई जी। और कहानियां भी अगर चली आई होंगी तो कहानियां में आप सोचते ही हो कि कितना सब बदलाव होते चला जाता है बोलने सुनने में। तो वो एक पॉसिबल है कि वही कि एक अक्षौणी 6 अक्षौणी बन सकती है, 6 अक्षौणी 16 हमें अक्षौणी उसको बन सकती है। हम उसको डिस्कशन में नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक यहाँ पर अटैक नहीं हुई है बाहर से, जैसे चाणक्य का क्या परेशानी थी कि हमारे पास बड़ी सेना नहीं है, एक बड़ा चैलेंज आ रहा है विश्व, माने हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी को लूटना है, लेकिन अगर सूचना मिली कि एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है और हम यहाँ अलग अलग परिवारों में मस्ती से रहते हैं, तो एक आदमी को तो परेशानी होनी शुरू होगी ना कि यार वो सबको खा जाएगा इस तरह तो लेकिन तो हमें एक कोई संयुक्त सेना बनानी चाहिए, उसको कहीं रोकना चाहिए। इसी के लिए चाणक्य परेशान हो रहा था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन उसमें उदारता पूर्वक ये देखना पड़ेगा कि यदि कोई यूरोपियन हिस्टोरियन है तो वो तो कल्पना ही नहीं कर पाएगा कि यार इस तरह भी लोग होते होंगे, बिना सेना के रहते होंगे, जबकि हम रहते थे। इसी बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा। अगर बिना सेना के रहते थे तो जैसे चाणक्य के साथ में जो अन्याय हुआ था, उनके पिताजी के साथ में, चाणक्य के साथ में, ये राजा ने बिना ताकत के कर कैसे लिया? अगर उसके पास कोई सेना नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इन्होंने उस ताकत को मान कैसे, जबकि वो तो मंत्री थे उसके उसमें। इनके जो पिताजी थे चाणक्य के, वो उनके उसमें उनके मंत्रालय में ही थे उस राजा के, जो घनानंद था। आप समझिए, आप जी, सीमाओं के युद्ध के लिए अलग प्रकार की सेना होती है, आंतरिक व्यवस्था के लिए अलग प्रकार की होती है। आंतरिक व्यवस्था चलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सब तक उपलब्ध होता रहे, सबको काम मिलता रहे, ये राजाओं का हमारे यहाँ बेसिक काम था। एक सेकंड, वो जो आप सीमा की बात कर रहे हैं, तो सीमा को एक राजा अपनी सीमा को बढ़ा रहा है, मतलब मुसलमानों के आने तक कोई नहीं बढ़ा रहा था। तो फिर महानंद की कहा कोई बात नहीं थी, क्योंकि घनानंद तो मुसलमानों के बहुत पहले की कहानी। तो कहाँ लड़ रहा था वो भैया, बताइए? तो वो इसीलिए तो सो रहा था। चाणक्य को सूचना मिली कि यूरोप से आ रहा है एक सिकंदर नाम का आदमी। नहीं, ये तो आप बात की बात कर रहे हैं। अच्छा, चाणक्य के समय सिकंदर नहीं था? नहीं, चाणक्य तो जब चाणक्य बड़ा हो गया तब की बात कर रहे हैं। अब छोटे चाणक्य की बात मैं क्यों करूंगा? मैं तो उसी समय की बात कर रहा हूँ। इस बात के लिए घनानंद को कह रहा था। लेकिन चाणक्य जिस बात के लिए चाणक्य बना, वो भी तो उसके जीवन की घटना है, और वो यूरोपियन अटैक के पहले की घटना है। माने तब भी यहाँ पे हम इतिहास में डिस्कशन में जाएंगे तो हमारा ज्ञान आपके ज्ञान में अंतर है, लेकिन वो तो और वो है आपका भी पढ़ा हुआ है, मेरा भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो इस तरह हम चाहे जितनी देर बात करते रहे। मैं ये कहता हूँ कि चाणक्य का जन्म ही इस बात के लिए हुआ कि जब एक बड़ा चैलेंज देश में आ रहा था, और चाणक्य जैसे विद्वान को तक्षशिला में पढ़ाता था, वो चाणक्य जैसे विद्वान को पता चला कि दुनिया में पहला पागल साला निकल चुका है जो पूरी दुनिया भर को कवर करना चाहता है, उसकी सूचना थी। उस सूचना में क्या करेगा घर का जागरूक आदमी? वो जागरूक करने के लिए केवल इसके पास थोड़ी जा रहा था, वो पंजाब में जा रहा था, उसके पास जहां तक उसकी सीमा थी, ये पंचनदा के पहले सब जगह दौड़ दौड़ के कह रहा था। ये सूचना राजाओं के पास नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा चैलेंज आने वाला है। इनके पास कहां से पहुंची? ये विद्वान थे भाई, तक्षशिला में तो पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने और पढ़ाने आते जाते थे। पढ़ने पढ़ाने आते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि सूचना राजाओं के पास नहीं आ रही है और एक शिक्षक के पास आ रही है? नहीं है, ये तंत्र है। यही तो कह रहा हूँ कि आप इसको, तो ये हमारे तंत्र की कमियां नहीं थी, ये विशेषताएं थी। अगर ये विशेषताएं थी तो विशेषता का तो लाभ होना चाहिए, हानि कैसे तो विशेषता तो मैं आपको कैसे बताऊं, ये लाभ ही था जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। ये लाभ था कि हमें ये 1 लाख सेना रात दिन शाम सवेरे हगती और खाती है, वो नहीं करना पड़ता था। इसके लिए हमें नहीं तो लेकिन इसके भंडार नहीं लगाने पड़ते थे, इसलिए देश का शोषण नहीं करना पड़ता था। वो कभी जब युद्ध की होती थी तो सब जगह संदेशे भेजे जाते थे, सब लोग आ जाते थे लड़के, फिर अपने घर में आ जाते थे। तो वो अच्छाई थी, उस अच्छाई को आप जबरियां बुराई करने में लगे हुए हैं। दूसरी अच्छाई ये थी उसमें कि केवल न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबको काम, एक दूसरे का छीने ना, इसके लिए राजा होते थे। सीमा की कोई लड़ाई बताइए आप, सीमा के लिए कौन लड़ा था? तो जब सीमा की लड़ाई नहीं थी तो उन्होंने आके पहले किस राजा से
किस राजा पे जो किनारे थे। सबसे पहले तो बेचारे अफगानिस्तान हमारा इसीलिए चला गया, उन लोगों ने जितने राजा आते थे सब साले वहीं आते थे। हाँ, तो जब एक राजा को कब्जा कर लिया उन्होंने, तो तब भी इतने बड़े देश को मालूम नहीं चला कि भाई ये क्या हो गया। तो आप तो इतिहास सूचना नहीं मिली क्या? सूचना मिली, सूचना मिली, उन्होंने कुछ किया नहीं। क्या नहीं, इसलिए नहीं किया कि अलग अलग बटे थे, उनका कोई इंटरकनेक्शन राजाओं का रहता ही नहीं था। तो ये खराबी थी कि अच्छाई थी? अच्छाई थी। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की इसलिए कि उनमें आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं था। इसलिए कि आप जब पूरी बात सुन लेंगे तब आप अच्छाई कहेंगे। आपका जो माइंडसेट यूरोपियन बना हुआ है वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा माइंडसेट, मैं तो यूरोप में रहता नहीं। इसलिए, लेकिन आप लोग पैदा ही यूरोपियन माइंडसेट में हुए हैं। तो वो इसलिए कि आप सोचते हैं कि राज्य जितना बड़ा होगा उतना राज्य की सीमा विस्तार। मैं कहता हूं सांस्कृतिक रूप से अफगानिस्तान से हम यहाँ तक एक हैं, सैनिक रूप से नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप तो, आपके मन में राज्य का क्या मतलब है? राज्य का मतलब तो कोई एक व्यवस्था होती है। हाँ, तो व्यवस्था क्या की होती है? न्याय की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। नहीं, ऐसे नहीं, व्यवस्था कुल मिला के ऐसी होती है जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। लाभ क्या होता है? लाभ जो हम चाहते हैं अपने, क्या लाभ? वही तो न्याय चाहते हैं। यही के भाई शांतिपूर्वक तो न्याय हो गया, हमें सारी चीजें मिलती रहे। क्या मिलती रहे? कोई दिक्कत ना, क्या मिलती रहे? खाना पीना कपड़ा, वही उसी को डिटेल कर लिया मैंने। हाँ, कि खाने के लिए मिलता रहे तो काम मिलेगा, तब मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित, स्वस्थ रहे। हाँ, और ये भी सुनिश्चित न्याय रहे कि कोई हम पे आक्रमण ना करे। वो न्याय से होगा। तो वो आक्रमण को रोकेगा कौन? न्याय से। नहीं, न्याय से कैसे रोकेगा? मतलब जैसे अंग्रेजों ने आके यहाँ आक्रमण कर दिया। भारत का नक्शा देखा है? न्याय से कैसे? आपने भारत का नक्शा देखा है? हाँ, देखा है। उसको ध्यान से देखिएगा, कितनी जगह हैं जहां से बाहरी आ सकते हैं? बहुत सारी जगह हैं। मतलब भाई पहाड़ की तरफ से हैं, इधर हैं, उधर हैं। तो उस जगह पर और नाव पे चढ़ के समुद्र से भी आ सकते हैं। हाँ। और भारत तो 3 साइड समुद्र ही है, तो तीनों साइड से आ सकते हैं। तो वहीं से आए जहां से आ सकते हैं। 3 साइड तो बहुत ज्यादा होती है। तो 3 साइड तो हम पूरे भारत के लिए सेना बनाएंगे? नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, आपका जो माइंडसेट है वो यूरोपियन के लिए बनाई थी, तो वो घुस कैसे नहीं बनाई? वो राजाओं का नहीं बनाई ना। राजाओं में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता था भाई। आप समझते क्यों नहीं इस बात? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं रहता था? इसलिए नहीं रहता कि जरूरत नहीं थी। जब ये बाहर से लोग आए आक्रमणकारी, तो उसके बाद तो होना चाहिए था। तो उसके बाद तो हो रहे थे अपनी तरह से। तो लेकिन फिर अभी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, अभी तो कुछ दूसरा हुआ है। वो कहाँ हुआ है? अभी भी दूसरा कहाँ हुआ है? जब अंग्रेजों के पहले तक तो कोई विश्व विजेता आया नहीं था। चाणक्य, वो क्या नाम था, सिकंदर आया और वो उसको ब्यास को नहीं पार कर पाया, वापस चला गया। अब हम काहे के लिए एक होते? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। फिर इसके बाद जो आए तो इस तरफ से आए, अफगानिस्तान से। हर बार लड़े हैं हम, हर बार कौन नहीं लड़ा है बताइए? जब लड़े हैं तो उसका मतलब फिर सेना तो रही होगी ना। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेना नहीं थी? आप पूरा इतिहास पढ़िए। बप्पा रावल का पूरा परिवार चला गया, सेना में उसी समय बुलाए जाते थे। हाँ, तो ये कहिए कि अस्थायी सेना होती, अस्थायी सेना होती थी। हाँ, तो ऐसा बोलेंगे तो पता चलेगा ना। वो जब आप बोलते थे सेना ही नहीं होती, बिल्कुल सेना नहीं। उसको सेना कैसे कह सकते हैं? सेना का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, सेना बोलेंगे ना। अस्थायी सेना भी नहीं होती थी, वो तो पहलवान होते थे हमारे यहाँ। हाँ, तो पहलवान सेना शब्द भी क्यों प्रयोग करते हैं आप? सेना का कॉन्सेप्ट ही अंग्रेजों के बाद आया है। उसके बाद भी ये जो यूरोप के जो वो आते थे तब भी सेना नहीं होती थी। ठीक। मतलब यहाँ भी होती थी, मगर उनका नाम कुछ और। वो पहलवान थे। मतलब माने जिसको वो लोग सेना बोलते थे उसे हम लोग पहलवान कहते थे। उस तरह से हम सेना नहीं रखते थे। तो पहलवान क्या करते थे? पहलवान काय के लिए रखते थे? पहलवान जब कोई अटैक आता था उस समय आ जाते। हाँ, तो मतलब हमारा पहलवान ही उनकी भाषा में हमारी सेना थी। किसान ही थे वो। पहलवान किसान थे। वो तो बाकी समय में किसानी करते थे, जब जरूरत होती तो हाँ, चले जाते थे। फिर वही बात हुई कि किसानों में जो पहलवान होते थे वो जरूरत पड़ने पे सेना का काम करते थे बस। हाँ, तो सेना का नहीं काम करते थे। जब कोई आपत्ति आती थी राज्य में तो राजा सम्मान पूर्वक बनाता था, बुलाता था, उसके लिए काम कर देते थे। तो इसको क्या नाम दोगे? मतलब कुछ नाम है नहीं तो क्या देंगे आप? नहीं, तो हमें बताने के लिए नाम नहीं देना पड़ेगा? क्यों नहीं? इसलिए नहीं देना पड़ेगा, क्यों बताना है? जैसे खेती करते थे तो खेती के लिए कृषि बोला, हाँ, किसानी बोला, ये नाम दिए ना। हाँ। तो ऐसे कभी जरूरत पड़ती थी तो इसको कोई नाम नहीं दिया उन्होंने? इसलिए नाम नहीं दिया कि उसकी नाम तो तब देना पड़ता है जब हम उसको स्थायी रूप से कुछ रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूरा राज्य भी एक यूनिट के रूप में है, हर गांव उसके मेंबर हैं। अब हर प्राण कोषा की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे। तो हर प्राण कोषा ने अपनी तरह से मदद दिया। जब शांति काल है तो अपना फिर आपके अपना उसी तरह से अपना रहे। ये पूरे दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है तो नाम क्या दे दूं मैं? अब वो वाला चश्मा लगा के जब बढ़िया सेना ही कहना है उसको तो दे दीजिए आप सेना नाम। तो सेना का कॉन्सेप्ट ही कब से आया? ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है।
वो साले कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वाले लोग हैं। अब उनसे अपनी तुलना करके पहले से ही माने बैठे। हाँ, यह एक महान संस्कृति है, बिना सेना की संस्कृति है। जैसा विश्व जान बनाना चाहते हैं उस तरह का हमारे यहाँ रहा है। अभी भी हम सेना विहीन, सबसे बड़ी परिकल्पना सेना विहीन की ही तो करेंगे। सेना विहीन था, जैसे बॉडी में क्या होता है, यहां पर कोई मारा तो सारी प्राण पूरी कैसा डायनेमिक होता है कि पूरी प्राण कोशिकाओं की ताकत यहां पर आ जाएगी। उस घाव को भरने के लिए जितनी WBC है वहां पर जाएंगे, उसको भरती है। इसी तरह का हमारा देह की तरह रहते थे हम पूरा। हाँ, वो तो है ना। वो बस उसी तरह इसमें रहते थे कि कोई बीमारी आई, अजारी आई, उसको ठीक करने के लिए हम अपना करते थे। उसको ठीक करने के बाद फिर जैसे के तैसे हो गए। देखो वही बात है, जैसे आप बीमार पड़े तो आप एक आयुर्वेदिक उसके पास गए, एक क्या बोलते वैद्य के पास, तो वो भी आदमी तभी जाता था जब बीमार पड़ता था, लेकिन फिर भी वैद्य को नाम दिया कि भाई ये वैद्य है। हालांकि आदमी तो तभी जाता था जब बीमार पड़ता था, नहीं तो नहीं जाता था। देखिए, वैद्य की तब जरूरत है जब आदमी स्वयं नहीं जानता है। तो वैद्य ऐसा नहीं हम कल्पना कर सकते हैं कि सारे लोग वैद्यों के पास जाते हैं। बेवकूफ और जो अपने रोग को नहीं ठीक कर पाते हैं, वो चीजों को ठीक नहीं कर पाते तो तब जाते हैं। लेकिन तो एक परंपरा है, तब भी उनका भी नाम ही होता था, नाम होता था। इस तरह इसका नाम दे लीजिए कोई। मैं तो कह रहा हूँ कि संयुक्त सेना का हमारे देश में प्रचलन कभी नहीं रहा है। ओके, ठीक है। इस तरह से कि वहां पर एक बैरेक है, छावनी है, वहां पर खा रहे हैं और हग रहे हैं और कोई काम नहीं है, ऐसा कभी नहीं।